गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपको 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और प्रैक्टिस से लेकर के आए हैं आपके बीच और देखते हैं उसका पहला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। दूसरा ऑप्शन है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तीसरा है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ये देखिए ब्रजभाषी और ब्रजभाषी जो लिखा हुआ है, ब्रजभाषी और ब्रजभाषी, ये गलत उत्तर है क्योंकि ब्रजभाषी यहाँ भी है, ब्रजभाषी यहाँ भी है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। और तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि ब्रजभाषा के सूर हैं, ये तो गलत ही लिखा है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चौथा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। शब्द जो निकट दिया है, निकट संबंध नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। घोर भी देखिए गलत शब्द है, घोर भी नहीं होता है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, देखेंगे आप अगाध जो दिया है यह भी गलत है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो जो घनिष्ठ दिया हुआ है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि घनिष्ठ संबंध होता है। वर्तनी में भी प्रश्न आता है घनिष्ठ और घनिष्ठ दोनों दिए जाते हैं, तो आपका जो उत्तर सही होगा वो घनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। जब रसों की बात आती है तो रसों की संख्या जो है, रस की संख्या है 9। मान्यता की बात अगर की जाए कि मान्यता कितने रसों की है, तो उत्तर दिया जाएगा 11। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अगर संख्या पूछी जाए, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो उत्तर देना है 8। ये अलग अलग उत्तर है, सब में ध्यान रखिएगा। तो पहला जैसे दिया है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह नहीं, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस का शोक होता है। ठीक है, श्रृंगार रस का रति होता है। हास्य रस का हास होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, मतलब भूतकाल का भेद पूछा गया है। तो पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी में जब काल की बात आती है तो काल के भेद होते हैं 3। काल के भेद कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला देखते हैं कौन सा है, सामान्य। पहले नाम लिख दिया जाए, उसके बाद में इसकी बात करता हूं। जो 3 भेद हैं उसमें पहला भेद आप पढ़ेंगे भूतकाल, दूसरा पढ़ेंगे वर्तमान काल और तीसरा पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 भेद हैं। जब हमने प्रश्न को देखा तो उसमें देखो सभी भूतकाल से ही संबंधित हैं। भूतकाल 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 भूतकाल, सब में भूतकाल दिया हुआ है। तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद, वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद और भविष्य काल के होते हैं 3 भेद। जो भूतकाल के 6 भेद हैं उसमें जैसे पहला ऑप्शन आसन भूत दे दिया गया है, तो पहला भेद होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। कौन सा, आसन्न भूतकाल। एक होता है पूर्ण भूतकाल, एक होता है अपूर्ण भूतकाल और एक होता है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा, संदिग्ध भूतकाल। और एक होता है संभाव्य भूतकाल। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे इन सभी कालों को, क्या पहचान है। तो जब सामान्य भूतकाल आएगा तो शब्दों के अंत में स्वर मिलेगा बड़ा आ, बड़ी ई और ए।
और इनमें क्या होता है, सामान्य समय का कोई ज्ञान नहीं होता है। पिताजी विदेश गए, पिताजी विदेश गए, स्वर क्या मिला ए। मीरा बाजार गई, क्या मिला ई, ठीक है। मोहन विद्यालय गया, क्या मिला, गया आ, बड़ा आ मिला। तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आसन्न का अर्थ होता है तत्काल, तुरंत। जिन शब्दों के अंत में, वाक्यों के अंत में, जैसे आ है, कौन सा आ है, और ई है, और ए है। बच्चे नानी के घर गए हैं, गए हैं। दादी ने चाय बनाई है। बच्चे विद्यालय गए हैं। मोहन विदेश गया है। तो आ है, ई है, ए है आएगा तो आसन्न भूतकाल। पूर्ण में क्या होता है, जैसे आ था, क्या मिलेगा, आ था, और ई थी, और ए थे, और चुका था, ठीक है, चुका था, और चुके थे, कौन सा, चुके थे, और चुकी थी, चुकी थी। चुका था, चुकी, चुके थे, चुकी थी, ऐसे शब्द आएगा। ये चुकी थी पहले आएगा, इसको सही कर देते हैं क्रम में। चुका था, चुकी थी, चुकी थी, और चुके थे, चुके थे। अगर ये आपको किसी भी वाक्य के अंत में मिलते हैं तो पूर्ण भूतकाल होगा। अपूर्ण में क्या मिलेगा, रहा था, और क्या मिलेगा, रही थी, और रहे थे, क्या मिलेगा, रहे थे, ठीक है। ऐसे अगर पहचान मिलेगा तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। और संदिग्ध में आपको मिलेगा आ था, और ई थी, और ए थे। अगर ऐसा मिल जाए तो आपको संदिग्ध भूतकाल उत्तर देना है। और यहीं पे अगर किसी एक कार्य का होना, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे कार्य पर निर्भर हो, तो वहां नहीं, संभाव्य नहीं होगा। एक सामान्य हो गया भूतकाल, एक आसन्न हो गया भूतकाल, एक पूर्ण हो गया भूतकाल, एक अपूर्ण हो गया भूतकाल, एक संदिग्ध हो गया भूतकाल। यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ये मैंने जो लिख दिया, ये सामान्य का मैंने लिख दिया, जो इसमें वर्तमान काल का ये मैंने भेद लिख दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे आएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है भैया, हेतु हेतु मद भूतकाल, नाम लिख देता हूं, देख लीजिए। इसमें आएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान क्या है कि एक कार्य का होना, एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे कार्य पर निर्भर हो। एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर क्या हो, निर्भर हो। तो यहां से आप देखेंगे जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें मैं खाना खा चुका था, चुका था यहाँ पे मिल गया, क्या मिला, चुका था। और आप इधर देखेंगे जो मैंने पहचान बताया है कि आपको अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये देखिए चुका था यहाँ पे मिला, और आपके प्रश्न में भी है चुका था। तो ये किस में आ रहा है, पूर्ण भूतकाल में आ रहा है। किस में आएगा, पूर्ण भूतकाल में आ रहा है। तो जो हमारा उत्तर सही है वो पूर्ण भूतकाल, चौथा ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पूर्ण भूतकाल। समझ गए सभी लोग। ये भैया ध्यान रखेंगे सभी लोग, जो मैंने आपको इसमें तरीका बता दिया डायरेक्ट कि कोई वाक्य दिया जाएगा, उन वाक्यों के अंत में अगर इनमें से कुछ मिल जाता है जो शब्द मैंने बताए हैं तो उसका उत्तर उसी के अनुसार देना है। अगर आ ई ए मिल जाए तो सामान्य भूतकाल होगा। अगर इस तरीके से जो भी शब्द जिसमें लिखा है सभी उत्तर उसी तरीके से देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। रेखांकित पद की बात की गई, सेवक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो को चिन्ह होता है किसका होता है, कर्म का। किसका होता है, कर्म का। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि कर्म का चिन्ह अगर को दिया गया है तो उत्तर जो है कर्म कारक होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्रिया कर्म से प्रभावित हो सकती है, लेकिन जिन वाक्यों में कुछ देने की बात हो, किसी को कुछ प्रदान करने की बात हो, जैसे किसी को उपहार दिया जाए, किसी को रुपए दिए गए, किसी को कपड़े दिए गए, किसी को अनाज दिया गया,
किसी को कोई जैसे गाय दे दी गई, तो राजा भिखारी को वस्त्र देता है। भिखारी को रेखांकित किया गया, सिर्फ भ्रमित हो जाए आप लोग। को चिन्ह कर्म का है, सही है, लेकिन वाक्य में अगर कुछ देने की बात है, किसी को कुछ प्रदान करने की बात है, तो क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, उत्तर आपका संप्रदान कारक में आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में कुछ देने की बात हो, किसी को कुछ प्रदान करने की बात हो, जैसे मैंने बताया कि माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, दे दिए, ठीक है, गाय देना, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, देने की बात हुई, ब्राह्मण को आया, क्रियाक्रम से प्रभावित है, लेकिन वाक्य में देखो देने की बात की गई, तो किसी को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ प्रदान किया जाए, तो क्रिया भले ही कर्म से प्रभावित हो, उत्तर आपका संप्रदान कारक में आना चाहिए। ठीक है, तो राजा सेवक को कंबल देता है, यहां पे देने की बात है, तो उत्तर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न यहां पे ध्यान रखना, अगर कारक के भेद पूछा जाए, कारक के भेद कितने होते हैं, तो उत्तर आपका 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 उत्तर सही माना जाता है। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद होते हैं, उनमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, शब्द तत्सम पूछ रहा, जैसे आज तो तद्भव है, ये नहीं होगा, आंख भी तद्भव है, नहीं होगा, अग्र है, आग भी नहीं है, तो आग तो अग्नि होता ना, तो अग्र आगे, तत्सम पूछा गया, तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो उत्तर क्या सही है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण है, मृषण है, मितव्ययी है, अल्पव्ययी है। ठीक है, अल्पव्ययी तो होगा नहीं, मितव्ययी नहीं है, क्योंकि यहां शब्द लगा है कंजूसी, जो कंजूस, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए शब्द होता है कृपण। क्या होता है, कृपण। तो उत्तर क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। एक शब्द यहाँ पे कृपाण दे देते हैं, मिरान में शब्द रख देते हैं ऑप्शन में, कृपाण। कृपण और कृपाण में अंतर है। अगर कृपाण मान लो दे दिया जाता है, कृपाण, तो ये ध्यान रखिएगा, कृपण कंजूसी से संबंधित है, कृपाण तलवार होती है। जैसे खड़ग आ जाए, ठीक है, खड़ग ये भी तलवार है, असी आ जाए, ये भी तलवार है। ठीक है, चंद्रहास आ जाए, चंद्रहास ये भी तलवार है, करवाल आ जाए, करवाल ये भी तलवार है, ये सभी तलवार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं, तलवार, तलवार के पर्यायवाची है। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया क्योंकि कृपाण वाला ऑप्शन दिया जाता है, तो कृपण और कृपाण में अंतर है, इसलिए मैंने दोनों की बात बता दी कि यहाँ कृपण है, यहाँ कृपाण है, तो ध्यान रखिएगा, कृपाण तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने, फिर लोप किया गया है चिन्हों को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को, सहयोगी को, विपक्षी को, प्रतिरोधी को, उसका हृदय इतना कोमल है कि वह अपने शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को, लोप चिन्ह किए गए हैं, गायब है चिन्ह, रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देश रक्षा के लिए क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उद्धृत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए, उद्धृत रहना चाहिए। तो उद्धत और उद्धत, बहुत से लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, कहते हैं ये तो गलत ही है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो उद्धत जब हम लोग लिखते हैं तो ये वाला सही है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है अरविंद। तो यहाँ पे अरविंद जो प्रश्न है, मैंने इसके पहले भी कई प्रश्न आए हुए हैं, कमल का पर्यायवाची या कमल से अन्य भी जो प्रश्न बने थे, तो मैंने पर्यायवाची में एक आपको बात बताई थी कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं कमल के पर्यायवाची में जिन शब्दों के अंत में जा लगा होता है वो कमल का ही पर्यायवाची माना जाता है। देखिए मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे पंकज, जलज, सरोज,
नीरज, वारिज, सरसिज, सरसिज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, वारिस, सरसिज, अब्ज, पंकिल। अब देखो ये थोड़ा अलग आएंगे। अब जा वाले लिख दिए मैंने, जितने जा वाले थे वो सभी लिख दिए। अब अलग से कौन से हैं देखो, पंकिल है, कुवलय है, तामरस है, तामरस है, और नलिन है, राजीव है, राजीव है, ठीक है, पुंडरीक है, अरविंद है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? और कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो अरविंद मिल गया और आपका ऑप्शन अरविंद पूछा गया है, तो ये कमल उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो ये यहाँ पे जितने लिखे हैं ये सभी कमल के ही पर्यायवाची लिखे हैं, ठीक है, सभी कमल के पर्यायवाची लिखे हैं, ये ध्यान रखना, सभी कमल के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो नलिन दिया हुआ है ये आप ध्यान रखिएगा, नलिन और निलय ऑप्शन एक साथ में दे दिए जाते हैं। नलिन और निलय एक साथ में ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है इनके समरूप भिन्नार्थक का प्रश्न है। दोनों प्रश्न देने के बाद दोनों का अर्थ पूछा जाता है, या पर्यायवाची पूछा गया उसमें दोनों ऑप्शन रख दिए, तो लोग भूल जाते हैं कि नलिन पढ़ा था या निलय पढ़ा था। तो नलिन कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है? नलिन कमल का पर्यायवाची होता है। और जो निलय दिया है वो घर का पर्यायवाची होता है। गेह, भवन, सदन, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, निलय किसका है? घर का पर्यायवाची होता है। और जो नलिन है किसका है? कमल का है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, नलिन कमल होता है, निलय घर होता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। निर्धन में कौन सी संधि है? संधि से संबंधित अगर प्रश्न आएंगे तो शुरुआत में एक प्रश्न बन जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ की जब बात करेगा तो संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना के अलावा मित्रता भी कह सकते हो, समझौता भी कह सकते हो, मेल भी कह सकते हो, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो और संधि की परिभाषा क्या है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। जैसे कुछ लोगों से जब प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है कि संधि की परिभाषा क्या है, तो एक सीधा छोटा सा प्रश्न मिल जाता, उत्तर देते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो एक ही लाइन में बता दिया जाता है कि जो वर्णों का मेल होता है उसे संधि कहते हैं, या ऐसे लिख के आया है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है कि संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम क्या होगा? विलोम, संधि का विलोम तो विग्रह होगा। क्या होगा? विग्रह। और विच्छेद भी हो सकता है। अगर ऑप्शन विग्रह नहीं दिया है तो विच्छेद भी सही होगा, दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां से ये बना कि ऑप्शन में अगर दोनों आ गए तो कौन सा टिक करेंगे, कौन सा सही माना जाएगा? तो पहले हम अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। विग्रह का अर्थ क्या होता है? तोड़ना होता है। विग्रह का अर्थ क्या होगा? तोड़ना। और विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। तो जब ऑप्शन दोनों आएंगे तो आप देख लें ऊपर संधि का अर्थ क्या लिखा है? जोड़ना। और यहाँ पे संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह मतलब तोड़ना, तो जोड़ना का क्या होगा? तोड़ना ही तो होगा। तो फिर ऑप्शन अगर दोनों दिए जाते हैं तो विग्रह को टिक करिएगा, ठीक है। और अलग अलग आए तो दोनों सही है, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा। एक प्रश्न आता है कि संधि के भेद कितने? संधि में भेद पूछा जाए तो उत्तर 3 दिया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आएगा यहां से
जो स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वर संधि के भी भेद होते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और एक पढ़ेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। देखिए भैया सभी लोग, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। व्यंजन संधि में कुछ नियम आएंगे, 15-16 नियम है। विसर्ग में भी 7-8 नियम आएंगे, ठीक है, तो उन नियमों की भी चर्चा की जाएगी। अब जो 5 भेद हैं उसमें आपका है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, 5 संधियां हैं। व्यंजन संधि में कुछ नियम है, विसर्ग संधि का नियम है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपका आया है वो विसर्ग संधि से संबंधित, निर्धन में कौन सी संधि है? तो उत्तर क्या होगा? विसर्ग संधि। चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? विसर्ग में एक नियम है कि जो विसर्ग होता है उसका जो परिवर्तन होगा वो रा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा? रा में हो जाएगा, तो रा का परिवर्तन विसर्ग में हो जाएगा। दोनों में एक दूसरे में बदल जाते हैं, ठीक है, समझ गए सभी लोग। अब जैसे प्रश्न दिया गया निर्मल, प्रश्न क्या आया? निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो माँ कहां पे आ रहा है, तो नीर, नीर, नी के बाद रा आ रहा है, तो उसका क्या हुआ? विसर्ग। तो निह, हमने क्या किया? निह और प्लस मल बनेगा निर्मल। बिल्कुल ऐसे ये भी प्रश्न है, जैसे दिया गया निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिखेंगे निह, क्या होगा? निह, ठीक है, निह प्लस धन बनेगा निर्धन। तो विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन चौथा से। एक बात जल्दी देख लेते हैं जो मैंने बताया है। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है, मित्रता होता है, समझौता होता है, मेल होता है। संधि का विलोम क्या होगा? विच्छेद विग्रह दोनों होते हैं। ऑप्शन दोनों आने पे आप विग्रह को टिक करेंगे। संधि में भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि विसर्ग में नियम होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे एक पार्ट, तो उसमें बताएंगे कौन कौन से नियम है। और ये जो प्रश्न दिया गया निर्धन में, ये विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग का परिवर्तन रा में होता है, रा का विसर्ग में, तो निह प्लस धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो देखिए, कमल रूपी चरण, कमल, कमल, कमल रूपी चरण। जहां पे उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहां पे कर्मधारय समास माना जाता है। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कमल रूपी चरण, या के समान भी कर सकते हो, कमल के समान चरण, ऐसे आप विग्रह करेंगे तो कमल और चरण 2 शब्द मिल रहे हैं। और रूपी शब्द जोड़ो, के समान जोड़ो, एक शब्द जुड़ता है हैं जो, हैं जो, हैं जो जुड़ता है वो विशेषण विशेष्य के साथ, किसमें जुड़ता है? विशेषण विशेष्य के साथ जुड़ता है, विशेषण विशेष्य के साथ जुड़ता है। और जो के समान और रूपी शब्द होते हैं ये दोनों उपमान और उपमेय के साथ जुड़ता है, उपमान और उपमेय के साथ जुड़ता है। जैसे मैंने एक प्रश्न दिया, नील कमल, नील कमल। अब यहाँ पे जो नील कमल जैसे प्रश्न आया, हम विग्रह करेंगे इसका। विग्रह में जैसे मैंने लिखा नीला है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब आप देखेंगे यहाँ पे कमल की विशेषता बताएगी कि कमल कैसा है, नीला है। तो यहाँ पे है जो मिला, है जो मिला तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया, है जो मिला तो किसका संबंध हुआ? विशेषण विशेष्य का संबंध हुआ। और जैसे के समान रूपी का होगा तो उपमान और उपमेय का संबंध होगा। समझ गए सभी लोग? तो कमल रूपी चरण, तो कर्मधारय समास, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पूछा गया। तद्भव के लिए, तत्सम तद्भव के लिए मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, जैसे इच्छा है, त्रिशूल है, ज्ञानी है, ठीक है, वाह है और श्रा है। इन सब का प्रयोग तत्सम में होता है, तत्सम में होता है, ठीक है। जितने शब्द ऊपर लिखे हैं सबका प्रयोग किसमें होगा? तत्सम में होता है।
और जब तद्भव हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तद्भव, तो देखिए क्या होता है, तद्भव में क्या होगा, तद्भव शब्द जो लिखते हैं तो छा का परिवर्तन खा में होता है, त्रा का ता में होता है, ज्ञा का जा में होता है, वा का बा में होता है, सा का सा में होता है। पहला प्रश्न जैसे दिया गया क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए छा का परिवर्तन किसमें करेंगे, खा में, छा का परिवर्तन किसमें करेंगे, खा में, खा में कर दिया। और ता का परिवर्तन किसमें करेंगे, ता में, तो क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। छा का परिवर्तन खा में कर देते हैं, जब तद्भव बनाएंगे तो छा को खा में बदल देंगे और त्रा को देखो ता में बदल देंगे, क्षेत्र का क्या हो गया, खेत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, वर यात्रा, क्या दिया है, वर यात्रा, ठीक है। अब देखिए वर यात्रा दिया गया है, इसको थोड़ा चेंज कर दें, वर यात्रा, वर यात्रा। अगला कौन सा दिया गया है, नक्षत्र, नक्षत्र। और अगला कौन सा दिया गया है, आखर, दिया गया है आखर, ठीक है। अब देखते हैं वर यात्रा का तद्भव रूप होगा बारात, बारात, ये भी ध्यान रखना, बारात और बारात दोनों दिए जाते हैं, तो ये उर्दू फारसी का शब्द होता है बारात, अपना हिंदी का शब्द सही होता है बारात, तो हम बारात को टिक करेंगे, ठीक है। वर यात्रा का क्या होगा, बारात होगा। नक्षत्र में देखो ना लिखा, अब छा का परिवर्तन खा में किया और त्रा का परिवर्तन ता में किया, तो नक्षत्र का क्या हुआ, नखत होगा। और ये आखर है, आखर तद्भव शब्द है क्योंकि अक्षर होगा, क्या होगा, अक्षर, अक्षर का क्या होता है, आखर होता है, तो ये देखिए आपका तत्सम हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है। और ये आपका तद्भव हो गया, क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर के 3 प्रश्न अलग हैं, ऊपर के 3 प्रश्न जो हैं आपके अलग दिए हुए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन था इसमें आखर दिया है, उसका तत्सम क्या होता है, अक्षर होता है। तो आखर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा गया है, तो आखर उत्तर सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यही सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन देखा जाए। अपने से बड़ों पर क्रोध करना, ये गलत उत्तर होगा। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, ये भी गलत उत्तर है। और किसी बात पर शर्मिंदा होकर हमेशा नहीं चलना, ये भी गलत उत्तर है। तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, ठीक है। तो ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखा जाए, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, कोई मेल नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, कोई मेल नहीं बन रहा है, इसलिए दूसरा भी गलत होगा। अगला है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, कोई मेल नहीं बन रहा, ये भी गलत है, तो चौथा सही होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये बिल्कुल सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। छल कपट कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ के सही विलोम का चुनाव करें, सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है, अवज्ञ है, कृतज्ञ है। तो अल्पज्ञ का विपरीत पूछा गया है, अल्पज्ञ का विपरीत क्या होगा, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विपरीत होता है सर्वज्ञ, क्या होगा, सर्वज्ञ, तो इसलिए ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि सही होता है। वर्तनी की दृष्टि से सही वाक्य पूछा गया कौन सा है, तो प्रतिनिधि होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। विद्यालय में, अच्छा ऊपर प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटियां दी गई, ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो, ठीक है, उसके अनुरूप अक्षर 1 2 3 वाले विकल्प का चयन करें इधर, ठीक है। यदि वाक्य में त्रुटि नहीं हो तो 4 वाले विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं किसमें त्रुटि है। प्रश्न दिया गया है विद्यालय में, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, विद्यालय में ऐसा बोला भी जाता है, बिल्कुल सही है। जलपान को
जलपान को, आगे पढ़ते हैं, उत्तम प्रबंध है, उत्तम प्रबंध है, ये भी बिल्कुल सही है। जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो एक शब्द दिया है जलपान को, ये गलत है, जलपान का होना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो जलपान को जो दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा जो है माना जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। तो जलपान को दूसरा वाला जो है ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। सेम क्वेश्चन जैसे प्रश्न पिछली बार पूछा गया था वैसे ही प्रश्न है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर 1 2 3 वाले विकल्प का चयन करें। यदि वाक्य में त्रुटि नहीं हो तो 4 वाले विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं। मुझे सही लिखा है, रेलगाड़ी में यात्रा करना, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये तो सही लग रहा है, सब सही लग रहा है। रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, यही गलत है, अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखते हैं, अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है लिखा होता तो हम ऑप्शन चौथे विकल्प पे जाते कि कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जब गलत दिया गया है अच्छी लगती है तो इसमें अच्छी लगती है किसमें दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है? निमिष प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है, क्षण है। निमिष आंख बंद होना, मिचना जिसे कहते हैं, निमिष होता है। तो उसका जो आंखों का बंद होना, निमिष पलकों का एक टक जैसे देखना और बंद करना होता है, उसे निमिष कहते हैं। तो निमिष का होगा क्षण, क्या होता है? क्षण होता है। बाकी प्रकाश, छिद्र, पूर्ण तीनों गलत ऑप्शन है। इसका सही उत्तर जो होगा निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या माना जाएगा? क्षण माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य है। ये वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगर वाच्य पूछे जाएं तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, याद रखेंगे। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। भाववाच्य अब कैसे पहचानेंगे कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को? तो मैंने इसके पहले 1 2 प्रश्न आए हुए हैं अलग से, उसमें भी कुछ तरीके बताए थे कि कृतवाच्य है तो आप ने का प्रयोग करेंगे, अगर कर्ता के साथ ने नहीं है तो उस वाक्य में जो क्रिया होती है या तो वर्तमान काल की होती है या भविष्य काल की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्मवाच्य होगा तो के द्वारा, कर्ता के साथ में के द्वारा लगा होता है और से भी लगा होता है, लेकिन इसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा कि कर्म का होना आवश्यक है, तभी कर्मवाच्य उत्तर दिया जाएगा। और जो भाववाच्य होता है उसमें भी ये दोनों शब्द आ सकते हैं, लेकिन जो भाववाच्य होता है वो हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। किसका बनता है? अकर्मक क्रिया का बनता है, अकर्मक क्रिया का बनता है, अकर्मक क्रिया का बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहां से, जिससे जो हमारा उत्तर दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया, तो क्रिया से पहले एक हम प्रश्न कर लें, मुझसे उठा नहीं गया, क्या उठा नहीं गया? इसमें कर्म नहीं है तो कृतवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, सभी लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा है, अप्रत्याशित है, अपरिमेय है, अनाहूत है। जिसे बुलाया ना गया हो वो अनाहूत होता है, बाकी सभी गलत है। तो अप्रत्याशित उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। अपरिमेय भी नहीं है, प्रत्याशा भी, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से आने की कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 2 3 प्रश्न और मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे वह नाई का प्रश्न आता है, वह नाई का जिसके पति परदेश में हूं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक प्रश्न आता है, वह नायिका जिसके पति परदेश से आने वाले
आने वाले हूं, आने वाले हूं। और एक प्रश्न दिया जाता है कि वह स्त्री या वह नायिका जिसके पति परदेश से आ गए हों, आ गए हों। तो ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों प्रश्न। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। वह नायिका या वह स्त्री, नायिका या स्त्री भी लिखा हो तो एक ही बात मानना। वह स्त्री वह नायिका जिसके पति परदेश में हो, परदेश में हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पतिका। परदेश में हो उसके लिए शब्द क्या होगा? प्रोषित पतिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, प्रोषित पतिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह नायिका या वह स्त्री जिसके पति परदेश से आने वाले हों, आने वाले हों तो आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। और वह स्त्री जिसके पति परदेश से आ गए हों, आ गए मतलब लौट आए हैं, तो उसका होगा आगत पतिका, आगत पतिका। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक आग से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न आएगा जो जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगती है, समुद्र में आग लगती है, समुद्र में आग लगती है, और एक पेट में आग लगती है, पेट में आग लगती है। अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे उत्तर अलग अलग होंगे तीनों के। जंगल में आग लगती है होता है दावानल, या दावाग्नि भी कह सकते हो, दावाग्नि। ठीक है, समुद्र में जो आग लगती है बड़वानल, उसके लिए शब्द क्या होगा? बड़वानल। और जो पेट में आग लगती है उसके लिए शब्द होता है जठराग्नि। कौन सा? जठराग्नि। क्या होगा? जठराग्नि होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो भी आएगा वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, यहाँ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दिए जाते हैं, तो मैंने कुछ और भी नाम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। गोधूम शब्द का तद्भव शब्द है गोधूम। क्या होता है? गेहूं, गाय, गोबर और गोधन। तो गोधूम जो है, गोधूम, गोधूम और यव, 2 शब्द लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो गोधूम है उसका होता है गेहूं। क्या होता है? गेहूं। और जो यव है उसका होता है जौ। ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे गोधूम पूछा गया है, उसका क्या उत्तर होगा? तद्भव शब्द गेहूं। गेहूं उत्तर एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए कौन सा प्रश्न है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगर इसमें संधि भी पूछा जाए तो उत्तर आप देंगे विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग में तीनों सावले नियम लगते हैं। जैसे ये जो विसर्ग है उसका जो परिवर्तन होगा शा में होता है, एक परिवर्तन विसर्ग का शा में होता है, और एक परिवर्तन जो होता है विसर्ग का खटकोण वाले सा में होता है। 3 में देखो हमने परिवर्तन बताए। ठीक है, विसर्ग का परिवर्तन सा में तो एक यहाँ हो जाएगा, और इसका परिवर्तन सा में तो एक यहाँ हो गया, और इसका परिवर्तन सा में तो एक परिवर्तन यहाँ हो गया। अब विसर्ग का परिवर्तन देखो 3 सा में हो रहा है। अब हम देखेंगे कौन सा सा दिया है, निष्कपट। जब लिखा है तो निष्कपट देखो इस तरीके से दिया गया है। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो नि, और जैसे ही सा आया इसका परिवर्तन किसमें करेंगे? विसर्ग में करेंगे, तो निह करेंगे, और प्लस आगे क्या है? कपट, निह प्लस कपट। ये आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो निह प्लस कपट, कौन सा ऑप्शन दिया है? निह प्लस कपट, पहला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला प्रश्न कौन सा है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो आप ध्यान रखेंगे जो वर्तनी है, ये 2 प्रश्न आते हैं, एक अनुग्रहित पूछा जाता है, अनुग्रहित, और एक जागृत दिया जाता है, जागृत, जागृत। ये दोनों सही है। ठीक है, वर्तनी में अधिकांशतः लोग जागृत और अनुग्रहित को इस तरीके से लिख देते हैं, अनुग्रहित। ये आपका गलत उत्तर माना जाएगा।
अगर जागृत को इस तरीके से लिख देते हैं जागृत, ये भी गलत माना जाएगा। इसमें आप खड़ी प वाला रा लगाए। रा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए जैसे पूरा रा, राम वाला रा हो गया, एक आशीर्वाद वाला रा हो गया, ऊपर लगता है, एक प्रकाश वाला रा हो गया, और एक ट्रक वाला जो हलंत के साथ में आता है। ये देखिए 4 रा आपके हैं। तो इसमें खड़ी प वाला इस तरीके से आप प्रकाश वाला रा लगाए हैं, तो ये जो है उत्तर आपके गलत माने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुग्रहित और जागृत जो प्रश्न आपके दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे जो हमारा प्रश्न सही है कौन सा ऑप्शन, अनुग्रहित में जिसमें री की मात्रा लगी है यही उत्तर हमारा सही होगा। तो अनुग्रहित दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण रूप पूछ रहा है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? साक्षेप होगा, उपेक्षा होगा, निरपेक्ष होगा, अपेक्षित होगा। देखिए ये 2 प्रश्न बनते हैं, एक विलोम से पूछा जाता है और यहाँ पे विशेषण पूछा गया है। तो जब अपेक्षा का विलोम पूछा जाए, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो उपेक्षा होगा। ठीक है, विलोम पूछा जाए तो क्या होगा? उपेक्षा होगा। और यही ये पूछ रहा है अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? तो अपेक्षित होगा। अपेक्षा का अपेक्षित होगा। ठीक है भैया, अपेक्षित होगा। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? एक प्रश्न यहां से आपका पूछा जाता है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है। तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। कौन सी भाषा? प्राकृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश है, और अवहट्ट है, अवहट्ट है, अवहट्ट है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का ही एक नाम है अवहट्ट, और प्राचीन हिंदी है। ठीक है, प्राचीन हिंदी है। और इसी प्राचीन हिंदी को अब हम लोग कहते हैं आधुनिक हिंदी। एक आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या, पाली भाषा, पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म के ग्रंथों में। वैदिक धर्म गलत है, सिख गलत है, जैन गलत है, बौद्ध धर्म एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? साहित्य अकादमी है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न है, मैंने बताया है आपको, इसके पहले भी कई प्रश्न बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब स्थापना की बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो 1961 उत्तर सही होगा। और सर्वप्रथम कब प्रदान किए गए हैं? सर्वप्रथम कब प्रदान किए गए हैं? तो उत्तर होगा 1965 उत्तर देना। ठीक है, और 1968 में अगर बात करेगा तो चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1968 के बाद 72 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को मिला है। और 1982 में यामा के लिए, किसके लिए? यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिला है। महादेवी वर्मा को मिला है। ये छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं महादेवी वर्मा का, उसमें नाम आता है। तो ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने का एक जो शुरुआत में क्रम था वो इस तरीके से था। तो उर्वशी आप देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर सन भी पूछ लिया जाए तो उर्वशी के लिए 1972 आप टिक करेंगे। ठीक है, 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आते हैं? अब अलंकार जैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहला शब्दालंकार, उसमें आप अनुप्रास पढ़ते हो, यमक पढ़ते हो, श्लेष पढ़ते हो, वक्रोक्ति है, विप्सा है, वक्रोक्ति का ही पुनरुक्ति द्विरुक्ति नाम है। जब शब्दालंकार पढ़ते हैं, शब्दालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, उसी में ये विरोधाभास का भेद माना जाता है। ठीक है, तो जो विरोधाभास अलंकार है वो किस अलंकार की श्रेणी में आएगा? तो इसका सही उत्तर है अर्थालंकार। अर्थालंकार की श्रेणी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? छंद से संबंधित प्रश्न है। छंद के कितने भेद होते हैं? दो, मुख्य रूप से दो होते हैं। एक वर्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। और हम लोग एक तीसरा पढ़ते हैं मुक्तक छंद, लेकिन हमारे भेद दो ही माने जाते हैं मुख्य रूप से, एक वर्णिक और एक मात्रिक। ठीक है, तो जो छंद चैप्टर है उसमें ये छंद जो वर्णिक और मात्रिक पढ़ते हैं, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सम्मात्रिक छंद। कौन सा? सम्मात्रिक छंद होता है। एक आपका होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। और एक आपका होता है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ये 3 प्रकार के मात्रिक छंद आपको मिलेंगे। जब हम लोग सम्मात्रिक छंद को पढ़ते हैं तो इसके लिए हमने आपको, इसके पहले भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं, वहां पे एक ट्रिक बताई थी कि आप याद रखेंगे इस तरीके से कौन सा छंद किसके अंतर्गत आता है। यहाँ कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लो सम्मात्रिक में मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, याद रखिएगा, चारों गीत हर गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। अब यहां से अगर प्रश्न आ जाए, चा से चौपाई बना लेंगे तुरंत। चा से क्या बनाएंगे? चौपाई। और इसी के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपका उत्तर यहीं से मिल गया। जो प्रश्न है 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई। पहला ऑप्शन दिया गया, यही सही हो गया। तो चौपाई। रास से हमने रोला बना लिया, रास से क्या बनाया? रोला। गीत से हमने गीतिका बना लिया, क्या बनाया? गीतिका बना लिया। और हर गीतिका से नाम ही पूरा दिया हुआ है, हरि गीतिका, हरि गीतिका, ये पूरा नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, गीतिका के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं। ये ध्यान रखिएगा, मात्राएं अगर पूछी जाती हैं किसमें कितनी मात्रा होती है। अर्ध सम्मात्रिक में पूछा जाए तो याद रखेंगे, एक ट्रिक है, 200 रन बल्ले से, 200 रन बल्ले से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दो का मतलब हो गया दोहा, दो का क्या होगा? दोहा। और जो सा दिया है इससे हो गया, सा से सोरठा, क्या हुआ? सोरठा। बा से आपका हो गया बरवे, क्या हुआ? बरवे। और डबल ला जो दिख रहा है ये होता है उल्लाला, इसमें होगा उल्लाला में। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, मात्राएं पूछ ली जाती हैं कि दोहा के विषम में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। और सम में पूछा जाए तो 11। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, तो विषम में 11 और सम में 13 हो जाएगा। बरवे के विषम में पूछा जाए तो विषम में 12 और सम में 7 हो जाएगा। ठीक है, उल्लाला में पूछा जाए तो विषम में 15 और सम में 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मात्राएं ध्यान रखेंगे। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, विषम मात्रिक छंद कौन से होंगे? तो हम नाम याद रखेंगे, एक कुंडलियां होता है, कुंडलियां, और एक छप्पई होता है, छप्पई। ठीक है, छप्पई, एक छप्पई होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 6 चरण होते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि 6 चरण वाले कौन से छंद हैं, तो कुंडलियां और छप्पई दो ऐसे हैं जो 6 चरण वाले माने जाते हैं। बाकी आपके ये सभी 4 चरण वाले हैं। कितने चरण वाले हैं? 4 चरण वाले हैं। जो दोहा ये होता है, सोठा बरवे उलाला, कुछ ऐसे हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं लेकिन लिखे हुए 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा और सोठा। ठीक है, बाकी इन सब में 4-4 चरण हैं। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपका है कि 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो आप देख सकते हैं चौपाई में 16-16 मात्राएं दी हुई है। चौपाई में कितनी मात्राएं हैं? 16-16 मात्राएं दी हुई हैं। तो उत्तर क्या हो गया? चौपाई हो गया। अब यहीं से प्रश्न आ जाए, चौपाई कैसा छंद है? अगर प्रश्न ऐसा बना दिया तो सम्मात्रिक है। रोला कैसा छंद है? सम्मात्रिक है। गीतिका कैसा है? सम्मात्रिक है। हर गीतिका कैसा है? सम्मात्रिक है। और दोहा सोठा बरवे उल्लाला कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक है। कुंडलियां छप्पई कैसा है? विषम मात्रिक है। घनाक्षरी जो दिया है ये आपका वर्णिक छंद में आएगा। घनाक्षरी है, प्रमाणिका है, सवैया है,
ठीक है, रूप घराक्षरी है, देव घनाक्षरी है, इसमें 31 वर्ण होते हैं घनाक्षरी में, रूप घनाक्षरी में 32 होते हैं, देव घनाक्षरी में 33 होते हैं। तो जो प्रश्न है वो छंद से संबंधित दिया गया था, तो 16 मात्राओं वाला छंद उत्तर क्या देंगे, चौपाई। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और नंददास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो वात्सल्य रस के सम्राट हैं वो सूरदास जी हैं, क्योंकि सूरदास जी ने बहुत ज्यादा कृष्ण जी के विषय में कई रचनाएं की हैं, कविताएं की हैं। तो सूरदास, तुलसीदास तो रामचरितमानस लिखा है, बिहारी जी नहीं है, नंददास भी नहीं है, तो सूरदास उत्तर सही हो जाएगा। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो सूरदास उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, चिन्हों से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, 2-4 प्रश्न में और यहाँ पे लिख देता हूं। एक आपका अल्प विराम पूछा जाता है, अल्प विराम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आपका अर्ध विराम पूछा जाता है, अर्ध विराम पूछा जाता है। एक आपका उप विराम पूछा जाता है, उप विराम पूछा जाता है। और एक आपका उद्धरण चिन्ह पूछा जाता है। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जो अल्प विराम होता है उसकी मात्रा कॉमा के जैसे लगती है, जो अर्ध विराम होता है उसकी मात्रा विसर्ग के साथ कॉमा लगता है। उप विराम में 2 विसर्ग होते हैं और उद्धरण चिन्ह में ये इन्वर्टेड कॉमाज में जैसे हम लोग बंद करते हैं इस तरीके से सिंगल भी होता है। और यहाँ पे अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो कहा जाता है कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखना किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण चिन्होत्तर माना जाएगा, ज्यों का त्यों। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पे जो कथन है वो उद्धरण चिन्ह में बंद किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, प्रश्न पूछा गया है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। जो पहला है ये आपका प्रश्न जैसे किया जाता है, प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्नवाचक का प्रयोग किया गया। ये तो पूर्ण विराम है, सबको पता है पूर्ण विराम है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिया है उसका उत्तर है अर्धविराम। अर्धविराम क्या उत्तर है, अर्धविराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य का उदाहरण पूछा गया है, कौन सा दिया गया है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, पहले प्रश्न देख लीजिए। वाच्य के भेद 3 होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पहला देखते हैं कर्तवाच्य, दूसरा दिया गया है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है, 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब इसमें देखो जो कर्तवाच्य दिया गया है उसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, और अगर ने का प्रयोग नहीं किया गया है तो उस वाक्य में जो क्रिया होगी वो या तो वर्तमान काल की होगी या भविष्य काल में होगी। अगर किसी वाक्य में क्रिया वर्तमान और भविष्य में होती है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, के द्वारा, और से का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ में आप ध्यान रखेंगे कर्म का होना आवश्यक है। कर्म होगा तभी आपको कर्मवाच्य उत्तर देना है। और जो भाववाच्य है उसमें ये कर्ता के साथ में दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, के द्वारा भी आ सकता है, से का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एक मुख्य बात याद रखेंगे कि जो भाववाच्य होता है इसका प्रयोग हमेशा अकर्मक क्रिया के साथ होता है, अकर्मक क्रिया के साथ होता है। मतलब अकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म ना हो, कर्म ना हो। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न कौन सा दिया गया है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है,
राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। ये देखो कर्म मिल गया, कर्म मिला, कर्म मिला तो ये कर्मवाच्य होगा और हमें के द्वारा भी मिल गया। हमने बताया के द्वारा मिलेगा, के द्वारा मिले तो कर्मवाच्य उत्तर देना है और साथ में कर्म का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि आम चूसता है, तो क्या चूसता है? आम। कर्म मिला लेकिन क्रिया देखो वर्तमान काल की है, तो यहाँ पे उत्तर होगा ये कर्तवाच्य। क्या उत्तर है? कर्तवाच्य। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहिनी पत्र लिखती है, क्रिया वर्तमान काल में है, तो हमने बताया था कर्ता के साथ फिर ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर है कर्तवाच्य। और अगला है शीला से खाया नहीं जाता। क्या खाया नहीं जाता? से का प्रयोग मिल गया। क्या खाया नहीं जाता? कर्म है नहीं, तभी कर्म मिला नहीं, तो इसका उत्तर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर एकदम सही है। ऊपर जो रवि आम चूसता है ये उत्तर गलत है, इसका भाववाच्य नहीं होगा। ठीक है भैया, सभी लोग ध्यान रखेंगे। चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, शीला से खाया नहीं जाता है, उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। मैंने पूरे कपड़े रख लिए हैं में कौन सी क्रिया विशेषण है? देखिए, क्रिया विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने उपभेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। एक आपका होता है कालवाचक, कालवाचक। दूसरा होता है स्थानवाचक, और तीसरा होता है परिमाणवाचक, और एक होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, अब देखिए कैसे पहचानेंगे। यहां पे जैसे दिया गया कालवाचक, काल का अर्थ होता है समय। अगर समय की बात होगी तो कालवाचक में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा गया रवि दोपहर में पढ़ता है, तो दोपहर क्या है? एक समय है। पिताजी प्रातः काल घूमने जाते हैं, तो प्रातः काल क्या है? समय है, तो उत्तर देना है कालवाचक में। स्थानवाचक में स्थान की बात हो, जैसे कहा जाए बच्चा कमरे के भीतर बैठा है, तो के भीतर। ठीक है, ये क्या है? एक स्थान है, तो स्थानवाचक में जाना है। परिमाण में सब माप तोल की बात होती है, माप तोल मात्रा की बात होती है। ठीक है, माप तोल मात्रा की बात होती है। तो यहाँ पे जैसे कहा जाए, जैसे कपड़ा है, कपड़ा माप तोल में दिया जाता है, मीटर में। ठीक है, दूध है माप तोल में दिया जाता है, पेट्रोल है, घी है, ये सब माप तोल में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन सब का उत्तर परिमाण में दिया जाता है। तो यहाँ पे अगला हम देखेंगे रीतिवाचक में, जैसे 2 शब्द आ जाए, पुनरावृत्ति हो जाए शब्दों की। जैसे शब्द दिया गया तेज तेज, तेज तेज, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो वो रीतिवाचक में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मैंने पूरे कपड़े रख लिए हैं, कौन सी क्रिया विशेषण का भेद है? तो जो कपड़े हैं मापतोल में प्रयोग किए जाते हैं, कपड़ा लेने जाओ तो देखो मीटर में दिया जाएगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, नामबोधक क्रिया की परिभाषा क्या है? नामबोधक क्रिया की परिभाषा है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। इसलिए मुख्य क्रिया के अर्थ को पूछ रहा है, ये गलत उत्तर होगा। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा होती है कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया धातु होती है, तो इसलिए प्रेरणार्थक भी नहीं होगा। अगला है नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो क्रिया को छोड़कर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में आना वाना जुड़ता है, तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसमें क्रिया की बात ही नहीं की गई, क्रिया को छोड़कर, तो ये भी नहीं होगा और हमारा उत्तर चौथा सही हो जाएगा। सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है? लिख देता हूं, देख लीजिए। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर
प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर चौथा से हो जाएगा। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण भी दे देता हूं यहाँ पे, मैं घर जाता हूं। अब इस वाले वाक्य में देखो, जो हमारी मुख्य क्रिया है वो जाना है। क्या है? मुख्य क्रिया जाना है। अब अगर इतना पढ़ा जाए, मैं घर जाता, क्या मुख्य क्रिया को कोई पूरा कर रहा है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। मैं घर जाता स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस मुख्य क्रिया को हूं पूरा कर रहा है, हूं स्पष्ट कर रहा है। तो जो स्पष्ट करेगा उसे ही कहा जाता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया समझ गए होंगे सभी लोग इसका उत्तर कैसे देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, सर्वनाम में दो प्रश्न और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट हैं। कुल सर्वनाम पूछा जाए तो उत्तर 11 देना है, और सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो उत्तर 6 देना है। कुल सर्वनाम पूछा जाए उत्तर क्या देना है? 11, और सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है? 6। ठीक है, तो जो 6 भेद हैं उसमें एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगला है निजवाचक सर्वनाम। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 भेद हो गए। जब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की पहचान में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझको, हम, हमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो मध्यम पुरुष है उसमें आप, आपने, आपको, तुम, तुम्हें, तुमको, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये और वे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमारा प्रश्न दिया गया है वहां चलते हैं, देखते हैं क्या उत्तर होना चाहिए। हम ताजमहल देखने जाएंगे, यहाँ पे पहला ही शब्द मिल गया हम। क्या मिला? हम। और हम का प्रयोग देखो कहाँ हो रहा है? उत्तम पुरुष में। ऑप्शन इस तरीके से होते, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो उत्तम पुरुष को टिक करते। लेकिन यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, यहाँ पे 3 भेद मैंने बताए थे। तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक में आएगा, तो उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश को ऊंचाई से डर लगता है, इसमें कौन सा कारक है? महेश को ऊंचाई से डर लगता है, इसमें अपादान कारक है। ठीक है, समझ गए सभी लोग, अपादान कारक है। कैसे अपादान कारक है इसका मैं एक तरीका बता दूं, वरना समझने में थोड़ा इसमें कठिनाई होगी। बाकी कर्म कारक तो नहीं है, करण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है। सही उत्तर क्या है? अपादान कारक। क्या नियम है इसका? देखिए, अगर किसी भी वाक्य में डर की बात हो, भय की बात हो, किसी से कोई तुलना की जाए, निषेधता का भाव हो,
और अलगाव की स्थिति, इन चारों शब्दों का प्रयोग जो है अपादान में ही किया जाता है। चारों शब्दों का प्रयोग अपादान में किया जाता है। भय डर की बात हो, तुलना हो, निषेधता हो, अलगाव। अब अलगाव कैसे होगा? जैसे मान लो हमने आपको एक प्रश्न बताया, यहाँ पे प्रश्न है, एक प्रश्न जैसे दिया गया, डर भय, महेश को ऊंचाई से डर लगता है। आप देखेंगे इस वाले प्रश्न में डर की बात ही की गई, ठीक है। और दूसरा जो दिया गया है, तुलना की जाए, जैसे राम सीता से सुंदर है, तुलना की गई तो भी अपादान होगा। झूठ मत बोलो, अन्याय मत करो, सड़क पर मत चलो, ये भी निषेधता का भाव अपादान होगा। और पेड़ से पत्ता गिरा, जेब से पेन गिरा, रुपए गिरे, ठीक है, बच्चा छत से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती हैं, अलगाव की स्थिति, तो ये भी अपादान होगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, 37 क्वेश्चन थे, और अगली क्लास में आपको और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो जब भी अगली क्लास होती है तो उसमें अन्य जो प्रश्न आएंगे उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है।